संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार। सोमवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। एआई के लिए नैतिक शिक्षा को बताया समय की मांग। बालिका शिक्षा में निवेश को बताया देश की प्रगति का मूल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान को किया संबोधित। कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2030 तक देश होगा दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव का किया उद्घाटन। समारोह में बोले अमित शाह, पीएम ने खादी के विचार को दोबारा जीवित कर आम लोगों के बीच बनाया लोकप्रिय। बीते वर्षों में बढ़ा खादी का कारोबार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल। चुनाव आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी। इधर कल सुबह से डीडी न्यूज पर चुनाव के ताजा तरीन नतीजे। चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन। विनिर्माण क्षेत्र में भी दिखी मजबूती से बढ़त। पीएमआई नवंबर में बढ़कर हुआ 56। आईएमएफ के ईडी ने भी भारत के जीडीपी और जीएसटी के प्रभावशाली कलेक्शन को सराहा। और तूफान मिचोंग के असर से तटीय राज्यों में भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु के कई जिलों में चेतावनी जारी। मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही। पुडुचेरी सरकार ने क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों में घोषित की छुट्टी। और शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा की बहन वैशाली रमेश बाबू बनी भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली के बाद बनी देश की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं समाचारों के इस बुलेटिन को अब विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। किसी भी साधन का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी। यही तथ्य टेक्नोलॉजी के साथ भी लागू होता है। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो देश और समाज का भला होगा, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है। इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करे। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से देश की प्रगति होगी। मेरा मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है। इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय और इसके 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी ही संतोष का विषय है कि कुल विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटियां हैं। अगली खबर, नई दिल्ली के रंग भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के व्याख्यान का विषय है आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय।
इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी शामिल रहे। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक दशक पहले देश की अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, पर अब भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत साल 2030 तक दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक बन जाएगा। एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक अवस्था में थी। भारत को दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में माना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारत, जहां विश्व की 1/6 आबादी रहती है, वो दुनिया पर एक बोझ था। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रेजाइल 5 से कैसे ऊपर आए। ये मात्र एक दशक पहले की बात है और आज का नतीजा ये है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। 2030 तक भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 3री महाशक्ति बनेगा अर्थव्यवस्था में। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए देश के 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गाड़ियां जाएंगी, ताकि योजनाओं से कोई भी वंचित ना रहे। आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय और इसी श्रृंखला में आप सबको ज्ञात होगा कि 15 नवंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी जिले में झारखंड के वहां पर उसका लॉन्च किया था। देश के 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में सूचना प्रसारण द्वारा तैयार किए गए वैन जाएंगे। 4400 अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगले 2 महीने में ये वैन जाएंगे और इसका उद्देश्य ये है कि 100% सैचुरेशन की जो स्कीम्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का जो स्वप्न है कि देश में कोई वंचित ना रहे, हर एक को सब स्कीम्स का पूरी तरह से फायदा प्राप्त हो सके और अगर आज कोई वंचित है तो उन्हें इन योजनाओं का पता चले। दुबई में जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी खींची थी और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। इस तस्वीर में दोनों देशों के पीएम मुस्कुरा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने #मेलोडी के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी को शेयर की है। जॉर्जिया मेलोनी का सोशल मीडिया पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। पोस्ट को अब तक लगभग 17.2 मिलियन व्यूज मिले हैं और 2,40,000 से भी ज़्यादा लाइक मिले हैं, तो 45,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे रीपोस्ट किया है। और जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया। COP28 पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जो ये तस्वीर है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसको कि जॉर्जिया मेलोनी ने #मेलोडी के साथ शेयर की है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनरी राजोएलिना को एक बार फिर से मेडागास्कर का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर एनरी राजोएलिना को हार्दिक बधाई। भारत मेडागास्कर साझेदारी और विजन सागर को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।
अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश भर में खादी के उत्पादों और खादी विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में आयोजित माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी के विचार को दोबारा जीवित करने और इसे आम लोगों के बीच आजादी के आंदोलन के समय से भी ज्यादा लोकप्रिय करने का काम किया है। मोदी जी ने समग्र खादी के विचार को, समग्र खादी के प्रकल्प को न केवल पुनर्जीवित किया है, इसको आगे बढ़ाकर आम लोगों के बीच में पहुंचाकर आजादी के आंदोलन से भी ज्यादा खादी को लोकप्रिय करने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के नारे में स्वदेशी और रोजगार दोनों को जोड़ने का काम किया है और बहुत शिद्दत के साथ खादी का जर्जरित पड़ा हुआ आंदोलन एक नए आयामों को आज छू रहा है। और उन्होंने आगे बताया कि इस समय खादी का कुल कारोबार 1,35,000 करोड़ रुपए का हो गया है। आज 2022-23 में खादी का कुल कारोबार 1,35,000 करोड़ को क्रॉस हो गया है। इसमें 1,35,000 करोड़ की राशि का तो महत्व है ही, परंतु साथ में 1,35,000 करोड़ के टर्नओवर के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों का योगदान है। और बात अब आगामी संसद सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक आज संपन्न हो गई। वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। बता दें कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज, 30 लीडर्स हैड अटेंडेड। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं। दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है। टोटल 19 बिल हमने आइडेंटिफाई किया है। 2 फाइनेंशियल आइटम्स है। टोटल आज के दिन में 21 आइटम्स हमारे कंसिडरेशन में है। और अब जनादेश की खबर। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना कल होगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आए। पूरे राज्य में मतगणना स्थल की तैयारी हो चुकी है और जो काउंटिंग टेबल्स लगनी है, करीब 2538 काउंटिंग टेबल लगी हैं। 199 विधानसभा का मतगणना 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग जो के पहले स्ट्रांग रूम जो खोला जाएगा 8 बजे, उसमें कैंडिडेट के समक्ष, उनके एजेंट के समक्ष और ऑब्जर्वर के समक्ष आरओ द्वारा काउंटिंग ये स्ट्रांग रूम खोलकर
सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, फिर 8:30 बजे से पहला ईवीएम का जो राउंड वाइज काउंटिंग शुरू होगी। तो छत्तीसगढ़ में भी कल ही मतगणना होगी। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से मतगणना की तैयारियों पर यह खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब कल 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। निर्वाचन आयोग ने किस तरह की तैयारियां की है, हमसे बातचीत करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले हैं, उनसे जानते हैं। कल जो है सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी और इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में हमने मतगणना हॉल्स की तैयारियां की है और सभी विधानसभा 90 विधानसभा क्षेत्रों में पृथक पृथक मतगणना हॉल में पृथक पृथक विधानसभा क्षेत्रों की गणना होगी। सभी जगह पर हमारे रिटर्निंग अफसर्स नियुक्त किए गए थे। इनके अलावा हमने AROs असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर्स की भी नियुक्ति की है, लगभग 450 से अधिक है संख्या में। और काउंटिंग के लिए विशेष रूप से काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो है वो भारत निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किए हैं। कितने अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं? इस पूरे प्रक्रिया में जो है हमारे राज्य में लगभग जो है 6,000 कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे और 90 मतगणना हॉल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबकी ट्रेनिंग हमने करवाई है और प्रशिक्षण जो है 3 राउंड में हुआ था। हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी हमने ईवीएम्स का दिया है। ईवीएम में यदि कोई तकनीकी खराबी आती है तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा, आरओ टेबल पर किस तरह से इसका निदान किया जाएगा, इसका भी प्रशिक्षण हमने दिया है। पूरे मतगणना प्रक्रिया का एक सीसीटीवी कवरेज रहेगा और वो वीवीपैट काउंटिंग बूथ जो पृथक से बनाया जाता है, वीसीबी कहलाता है, उसका भी जो है सीसीटीवी कवरेज उसके लिए पृथक से कैमरा से किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले को, जिन्होंने बताया है कि 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझो? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। स्वागत है ब्रेक के बाद। रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर ने जल जीवन मिशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जम्मू कश्मीर में घरेलू नल कनेक्शन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में औसत दर 3,200 प्रतिमाह से बढ़कर 37,400 प्रतिमाह हो गई है। अक्टूबर में 41,000 नल कनेक्शन दिए गए। जम्मू कश्मीर नवंबर के अंत तक 75% से ऊपर हाई अचीवर श्रेणी यानी 4 स्टार का दर्जा हासिल करने की राह पर है।
जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है और जल गुणवत्ता निगरानी में देश में तीसरे स्थान पर है। जल गुणवत्ता निगरानी के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान आम जनता को दी जा रही स्वच्छ पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 98 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है, जिनमें से अब तक लगभग 2.25 लाख परीक्षण किए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन से लाभान्वित लोगों ने योजना की जमकर सराहना की। ये बहुत ही बेहतरीन एक मिशन है। इससे वो इनका मिशन जो है ना, घर घर जल, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैं बहुत ही इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। स्पेशली मेरी जो पूरी इससे है ना, दिल से मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत हमने भी की है इसके ऊपर कि हमारे इलाके में ये मिशन होना चाहिए। तो स्पेशली उसके बाद जल जीवन मिशन आया तो ये हो गया। पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हुआ करती थी लोगों में, उन्हें उबाल कर पानी पीना पड़ता था। तो आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो आज फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, तो वाटर जो है वो फिल्टर करके घरों में मुहैया होता है। अगली खबर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र को लोगो में शामिल करने के बाद आईएमए केरल की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके जवाब में एनएमसी ने कहा है कि लोगो पहले से ही था, बस चित्र को रंगीन किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है कि भगवान धन्वंतरी का चित्रण आयोग के लोगो पर तकरीबन 1 वर्ष से भी अधिक समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कहा कि केवल महीने भर पहले इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मलिक ने कहा कि पूर्ववर्ती मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगो में एक ग्रीक देवी का प्रतीक था। उन्होंने कहा 1.5 वर्ष पूर्व एनएमसी ने सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श के बाद भगवान धन्वंतरी के चित्रण को लोगो में शामिल किया था। पहले चित्रण काले और सफ़ेद रंग में थी, अब ये चित्रण रंगीन हो गया है। यही एकमात्र बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता माने जाते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के आने से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश में थी और उसका जो लोगो था उसके अंदर ग्रीक के देवताओं से संबंधित पिक्चर्स थी और वो 5 से 6 डेकेड हमारे देश के अंदर चली। जब हमारा कमीशन बना तो 2020 में हमने ज्वाइन किया, तो उसके बाद लोगों की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद एक पूरी वाइड पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक नोटिस निकाल करके सबसे इसके बारे में सुझाव मांगे गए और अंततः 5वीं और 6ठी नेशनल मेडिकल कमीशन की मीटिंग में कमीशन ने एक लोगो को पास किया, लेकिन उसके अंदर जो धन्वंतरी भगवान का फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में था। उसको कलर करना चाहिए ताकि ये अच्छे से विजिबल रहे और जब हम उसका प्रिंट आउट निकालें तो कागज पर अच्छे से दिखाई दे। तो डिस्कशन के बाद 11वीं और 12वीं जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन की मीटिंग हुई उसमें हमने इसको भारतीय की जगह भारत, इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत और ब्लैक एंड व्हाइट जो भगवान धन्वंतरी का फोटो था उसको कलर करने का निर्णय नेशनल मेडिकल कमीशन ने लिया और अब ये लोगो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन का लोगो है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। पिछले दिनों अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के गांव महुआ खेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के गांव महुआ खेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को वर्चुअल मोड के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। जिले में 7 LED के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वहीं एक लाभार्थी ने योजनाओं के लाभ से जीवन में आए परिवर्तन और उन्नति के बारे में बताया। एक लाभार्थी स्नेहलता ने बताया कि हमारे गांव में संकल्प यात्रा आई, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करी गई है, 7 माह के बच्चों का अन्नप्राशन किया गया है और मोदी सरकार की जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं एक अन्य लाभार्थी राकेश कुमार ने बताया कि मोदी सरकार की आवास, आयुष्मान और मनरेगा समेत कई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और लोगों को भी बताया गया है सरकार की योजनाएं अच्छी हैं। मतलब मजदूरी वो करते हैं नरेगा में, उसकी हमें मतलब वो मिलती है। बहुत अच्छा प्रयास है सर। वहीं अन्य लाभार्थियों उषा देवी और शीला ने बताया कि सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना में चूल्हा और सिलेंडर मिलने से अब परेशानी कम हो गई है। पहले कंडों और लकड़ियों से चूल्हे पर खाना बनाते थे तो धुआं आंखों में लगता था, जिससे अब निजात मिली है। वहीं महुआ खेड़ा के किसान मोतीलाल ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। धुआं से छुटकारा है। अब गैस पे बनाती हूँ, चूल्हे पे गैस सिलेंडर मिला है हमें। पहले चूल्हे पे बनाते, अब हमें धुआं नहीं लगता, अब गैस पे बनाते। मोदी जी ने संबोधित किया है। मेरा शौचालय अभी बना है, पहले हम खेत में जाते थे, अब घर पे ही सब लोग करते हैं। बहुत काम अच्छा किया है। किसान सम्मान मिल रही है, पैसे मिल रही है और सब राशन मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है। कृषि विभाग की ओर से ड्रोन को प्रदर्शन कर नैनो यूरिया का किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई और किसानों को जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।